अब हम बात करेंगे बिल्डर्स और डेवलपर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बारे में। कोई बता सकता है बिल्डर्स और डेवलपर्स में फर्क क्या होता है? डेवलपर और बिल्डर अलग अलग क्यों लिखे हैं? हम थोड़ा सा टेक्निकल अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्डर्स जस्ट बेसिकली जो प्रॉपर्टी बिल्ड करेंगे, ठीक है, अपने इस लोन पर्पज से समझने के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। या हम ऐसे कह सकते हैं कि बड़े बिल्डर्स या छोटे बिल्डर्स, पर ज्यादा बेटर तरीके से समझने के लिए शब्द को थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं। एक को हम बोलेंगे बिल्डर, एक को हम बोलेंगे डेवलपर। बिल्डर और डेवलपर। बिल्डर एंड डेवलपर। बिल्डर वो जो प्रॉपर्टी बना रहे हैं, डेवलपर जो प्रॉपर्टी को डेवलप कर रहे हैं, एक एरिया को डेवलप कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब बिल्डर बेसिकली क्या हो सकता है कि भाई किसी ने एक मकान खरीदा या एक प्लॉट खरीदा, उसके ऊपर फ्लोर बनाए और बेच दिए, वो बिल्डर हो सकता है, ठीक है। उसको हम बिल्डर की कैटेगरी में डालेंगे अपने लोन पर्पज से समझने के लिए। जो लोग छोटी मोटी प्रॉपर्टियां बना के बेचते हैं, प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन किया, फ्लोर बनाए और बेच दिए, उनको हम बिल्डर की कैटेगरी में डालेंगे। डेवलपर जो ग्रुप हाउसिंग या बड़े बड़े एरियाज को डेवलप करते हैं, पूरा सेक्टर एक बनाते हैं, जैसे आपने डीएलएफ का नाम सुना होगा, ठीक है। मल्टी स्टोरी, मतलब 1000 फ्लैट बना रहे हैं, 2000 फ्लैट बना रहे हैं, ना कि 4, 3, 4, 5 फ्लैट बना रहे हैं या 8, 10 फ्लैट बना रहे हैं। डेवलपर वो लोग। अच्छा, डेवलपर का मतलब क्या? बेसिकली अभी मैंने समझाया कि डीडीए का काम था थोड़ी देर पहले, कि डीडीए का काम है जनरल पब्लिक को घर मुहैया करवाना, घर मुहैया करवाना। पहले अब क्या हुआ, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ गई, चीजें हो गई, तो सरकारी एजेंसीज, सरकार का काम जो था कि भाई घर बनाए और लोगों को दे, वो काम धीरे 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 कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से बढ़ी। सरकारी तंत्र के पास उतनी मशीनरी, उतना सब कुछ नहीं था, तो सरकार ने क्या किया, डेवलपर की लाइसेंस बांटना शुरू कर दिया कि जो बड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनका एक्सपीरियंस है बिल्डिंगें बनाने का, चीजों का, आर्किटेक्चर का, चीजों का प्रॉपर है, तो उनको डेवलपर की लाइसेंस देना शुरू कर दिया कि भाई आपको हम एक एरिया देते हैं, एक जगह देते हैं, उसको आप इस तरीके से डेवलप करो। उस डेवलप करने के लिए नक्शे पास, उसका लेआउट प्लान, कहां क्या होगा, वो गवर्नमेंट ही पास करेगी, ठीक है। मतलब मान लो आपको एक बहुत बड़ी लैंड दे दी गई, जिसके अंदर आपको एक सेक्टर बनाना है, जिसमें कुछ फ्लैट बनाने हैं, कुछ मकान बनाने हैं, कुछ करना है, कुछ करना, वहां सारी चीजें, उसका जो लेआउट होगा, मतलब किस पर्टिकुलर जगह पे मकान बनेगा, किस पर्टिकुलर जगह पे स्कूल बनेगा या फ्लैट्स बनेंगे या हॉस्पिटल बनेगा, वो सारा जो नक्शा होगा, जगह कौन सी रोड निकलेगी, कैसे निकलेगी, कौन सी कहां से किस तरीके से रोड वगैरह निकलेंगी, वो सारी चीजें नक्शे जो उसके होंगे, ठीक है। या फ्लैटों के नक्शे होंगे कि भी उन फ्लैटों में कहां किचन बाथरूम होगा, कहां पे बेडरूम होगा, कहां ड्राइंग रूम होगा, उसके नक्शे होंगे। हाँ, पार्क होंगे, अदर फैसिलिटीज होंगी, स्कूल होंगे, कॉलेज होंगे, कुछ भी बनेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर में या एरिया में, वो सारे नक्शे जो है गवर्नमेंट ही पास करेगी, गवर्नमेंट वाला डिपार्टमेंट ही डिसाइड करके देगा, ठीक है। डेवलपर सिर्फ वहां उसके ड्राइंग्स बनाएगा, डेवलपर कि मुझे यहां ये चीज बनानी है, उनको पैरामीटर्स में फिट करके कि हाँ वो गवर्नमेंट नॉर्म्स में फिट होते होंगे, तो कंस्ट्रक्शन के नियम होते हैं कि कितना बना सकते हो, कितना नहीं, ठीक है। तो उन सारे पैरामीटर्स को तैयार करके ड्राइंग्स जो हैं, डिजाइन जो है, वो
डेवलपर बना के गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट से पास करवाएगा, फिर उसको बाद में बनाएगा। जितने जो आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखते हैं ना, गुड़गांव में, नोएडा में या दिल्ली में भी, जैसे डीएलएफ मोती नगर आप देखते होगे, तो वो सारी उसके नक्शे जो है गवर्नमेंट पास करती है। इवन बिल्डिंग कितनी मंजिल होगी, कितने लेवल तक होगी, वो सारे गवर्नमेंट पास करेगी। डेवलपर सिर्फ उसको बनाएगा। लेकिन वो बिल्डर और डेवलपर में बेसिक सा एक छोटा डिफरेंस समझने के लिए, जो छोटे छोटे प्रॉपर्टियां बना के बेचते हैं, जैसे हमारे ग्राउंड फ्लोर पे जो हैं अग्रवाल बिल्डर्स, वो छोटी छोटी प्रॉपर्टियां बना के बेचते हैं। या छोटी मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि 20 गज 30 गज, कोई भी मतलब 500 गज की प्रॉपर्टी भी बना के 4 फ्लोर बना के बेचना है तो वो भी छोटा ही मानेंगे। जो आदमी एक पूरा सेक्टर 7 पूरा दे दिया जी, डेवलप कर रहा है पूरे सेक्टर को, सारे रोड बनाने का काम, सीवरेज का काम, सारा काम वो उनका है, वो बिल्डर का काम है, वो बिल्डर की कॉलोनी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े तो इसमें भी थोड़ा सा ना एक लाइसेंस देने की प्रक्रिया में थोड़ा डिफरेंस है। दिल्ली में डीडीए हैंडल करेगी, जो डेवलपर उसको लाइसेंस देगी। नोएडा में जो नोएडा अथॉरिटी होगी, जिस डिस्ट्रिक्ट वाइज अथॉरिटी होती है वहां पे, तो नोएडा अथॉरिटी है या गाजियाबाद अथॉरिटी है या मेरठ अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी पड़ती है वो अथॉरिटी उनको लाइसेंस देगी। हरियाणा में थोड़ा अलग है। ठीक है, हरियाणा में लैंड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट आ जाता है ऐड। हरियाणा में मैंने आपको बताया था, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, ये एक अथॉरिटी है। इसके अलावा एक और आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डीटीपी, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर। तो नोएडा के जितने बिल्डर फ्लैट्स दिख रहे होंगे आपको, जितनी बिल्डर की कॉलोनियां नजर आ रही होंगी, वो सारी नोएडा अथॉरिटी ने बिल्डर्स को दी है। हाँ हाँ, गुड़गांव में अगर आप जाओगे या फरीदाबाद में जाओगे या सोनीपत में जाओगे, पानीपत जाओगे, मतलब हरियाणा के किसी भी शहर में जाओगे, और वहां बिल्डर की जो कॉलोनी होगी वो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण नहीं दे रहा होगा, वो डीटीपी के अंडर आएंगी वो कॉलोनीज, वो एरियाज। डीटीपी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर। तो डीटीपी क्या करता है, गवर्नमेंट जब, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग के अलावा डीटीपी का कई जगह रोल आता है जब हम फैक्ट्रियों का फाइनेंस करते हैं। ठीक है, जैसे हमने रिसेंटली अभी 2 फाइनेंस किए, एक राइस मिल वाला किया था और एक अभी बीएलडी वाला, 2 फाइनेंस किए हमने। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज में जहां पे फैक्ट्री लगी वो ओरिजिनली एग्रीकल्चर लैंड थी। ठीक है, और वहां पे अब उन्होंने फैक्ट्री लगाई। तो एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने के लिए टू अ रेजिडेंशियल, टू अ कमर्शियल और टू अ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर को कन्वर्जन, वो डीटीपी के अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के अंडर आएगा। जब भी प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर से किसी और यूज में जाएगी हरियाणा में, वो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर के तहत होगी। ठीक है, यूपी में थोड़ा अलग सा सिस्टम भी है। अगर जैसे ये वाला सिस्टम मैंने आपको बताया, किसी के 2 खेत थे, उसने वहां पे इंडस्ट्री लगानी है, या आगे बेच के उसने जिसको बेचा उसने वहां इंडस्ट्री लगानी है, तो वहां पे यूपी में सेक्शन, यूपी का अपना एक्ट अलग है ना, तो वहां पे सेक्शन 143 करवा लेते हैं लोग। सेक्शन 143 में मल्टीपल यूज अलाउड हो जाते हैं। किसी भी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी को 143 करवा लेते हैं। जनरली हम जब बात करेंगे ना कस्टमर से कि सर आपने इसका कन्वर्जन करवा रखा है, तो वो जवाब देगा हाँ जी 143 करवा रखा है।
यूपी में 143 होता है। हाँ, यूपी लैंड एक्ट में सेक्शन 143 में अगर कोई प्रॉपर्टी पास हो जाती है तो या उसमें कन्वर्ट हो जाती है तो उसका मतलब है वो मल्टीपल यूज के लिए अलाउड है। फिर वो स्पेसिफिक यूज के लिए परमिशन अलग से डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से जाके ले सकता है, ठीक है। पर स्पेसिफिक यूज के लिए परमिशन तब मिलेगी जब लैंड अदर देन एग्रीकल्चर होगी और उसके लिए 143 होना मैंडेटरी है। ठीक है जी। अब यहां मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि गवर्नमेंट अथॉरिटी से प्राइवेट पार्टियों के पास जब प्रॉपर्टी जाती है तो वो किस तरीके से फिर कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अगर ये प्रॉपर्टी आ रही है, मान लो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण तो डीडीए के बराबर हो गया, इसको तो बंद कर देते हैं। यहां क्या आएगा इन दोनों में, डीटीपी की जो प्रॉपर्टी आएंगी या फिर 143 की जो प्रॉपर्टी आएंगी, इनमें प्रॉपर्टी चेन वहीं से स्टार्ट होगी कॉलोनी की तरह, खसरा खतौनी, रेवेन्यू रिकॉर्ड। पहली चीज खसरा खतौनी, उसके बाद फिर जो सेल डीड होगी, जीपी होगी, उस तरीके से चेन बन के आएगी। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं बिल्डर्स की या डेवलपर्स की। हम बिल्डर्स ही बोल के चलेंगे, कॉमनली हम बिल्डर प्रॉपर्टी बोलेंगे, लेकिन बिल्डर और डेवलपर में आपको फर्क पता होना चाहिए। जब हम बात कर रहे थे कि भाई बिल्डर्स मतलब छोटे बिल्डर्स जो कि फ्लोर वाइज बना के बेचेंगे। अब मान लो रोहिणी में सेक्टर 7 में ही बात कर लेते हैं, किसी ने प्रॉपर्टी एक प्लॉट खरीदा किसी बिल्डर ने, और प्लॉट के ऊपर 4 फ्लोर बनाए, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सबको आगे बेच दिया। अब ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो है डीडीए से स्टार्ट हो चुकी थी, डीडीए से पहले 2 बार 3 बार 4 बार बिक चुकी थी, तब उसने आगे बना के बेचा। तो इस केस में जो बिल्डर होगा वो अलॉटमेंट और उस तरह के सिस्टम में नहीं जाएगा, वो सीधा रजिस्ट्रियां करेगा, क्योंकि उसने पहले प्रॉपर्टी खरीद रखी होगी रजिस्ट्री पे, वो आगे रजिस्ट्रियां करता चला जाएगा। रजिस्ट्री मतलब सेल डीड करता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ डेवलपर के केस में जो मैं बताता हूँ, बड़ी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बनाते हैं, तो वहां कैसे होगा, या बिल्डर फ्लैट्स बनाते हैं नोएडा में, गुड़गांव में, वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती हैं आप में, उनकी चेन कैसे आएगी, वहां फिर सेम प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिमिलर जो डीडीए में था। तो वहां थोड़ा सा 1-2 डॉक्यूमेंट अलग होते हैं। पहला डॉक्यूमेंट वही आएगा, अलॉटमेंट लेटर। दूसरा डॉक्यूमेंट इसमें आएगा बीबीए। कई लोग इसको एफबीए भी बोलते हैं, कई लोग इसको पीबीए भी बोलते हैं। बीबीए बेसिकली बिल्डर बायर एग्रीमेंट, फ्लैट बायर एग्रीमेंट, प्लॉट बायर एग्रीमेंट। ये होता कुछ नहीं है, ये बेसिकली होता है एटीएस, जो हम जनरली बात करते हैं ना, एग्रीमेंट टू सेल। जो जीपीए में भी एक ट्रांजैक्शन आई थी कि जीपीए की ट्रांजैक्शन में 4 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें से एक डॉक्यूमेंट था एटीएस। ये वही एटीएस होता है, इसके नाम अलग हो जाते हैं। अब ये बेसिकली बीबीए बिल्डर बायर एग्रीमेंट, एफबीए फ्लैट बायर एग्रीमेंट, पीबीए प्लॉट बायर एग्रीमेंट, इस तरीके से वो नाम दे देते हैं। होता वो एग्रीमेंट टू सेल है, ठीक है। अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट टू सेल, पेमेंट रिसीट्स, पेमेंट प्लान, ठीक है।
पोजीशन लेटर और कन्वेंस डीड। अब कब्जा तो देंगे ना, ठीक है। अब इसमें है ना एक चीज यहां आ रही होगी, पेमेंट प्लान। ये बता सकता है कोई? जो पेमेंट रिसीट होती है वो तो हम थोड़ी सी स्टार्टिंग में पे करते हैं। हाँ, पेमेंट रिसीट बेसिकली इस केस में क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। जैसे मान लो बिल्डर्स के प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपने फ्लैट बुकिंग करी, तो बुकिंग करने के साथ साथ आपको लोन चाहिए, ठीक है। आपके पास आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी और आपके पास 20-30 लाख रुपए हैं, 60-70 लाख रुपए का आपको लोन, 70 लाख 80 लाख रुपए का लोन चाहिए आपको, ठीक है। तो इस केस में बैंक लोन दे देता है, लेकिन लोन देने के लिए 2-3 चीजें उसको मैंडेटरी। अलॉटमेंट कंफर्मेशन आपकी आ गई, बीबीए हो गया, साथ में जो बुकिंग रिसीट्स हैं, जो आपने अभी तक पैसा दिया है उसकी रसीद आ गई। अब इसकी पेमेंट जो है कैसे कैसे होगी? जनरली इस तरह की प्रॉपर्टियों में सीएलपी प्लान होता है। क्या होता है? सीएलपी, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक। अब भाई एक बिल्डिंग जो है, एक बिल्डर से आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आप मान लो एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 20 मंजिल बननी है, आपका फ्लैट 18 मंजिल पे है, ठीक है। बुकिंग तो शुरू में ही हो जाएगी जब वो खाली जमीन पड़ी होगी। प्रॉपर्टी आप मतलब उसने बिल्डर ने लॉन्च किया कि भाई मैं यहां बिल्डिंग बनाऊंगा, आपको अलॉटमेंट, आपने इंटरेस्ट दिखाया कि हाँ जी मैं खरीदना चाहता हूं, आप गए यहाँ पे, और वो सिस्टम नहीं होता लकी ड्रॉ वाला, यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा पहले पाएगा, पहले आओ पहले पाओ, सिंपल, ठीक है जी। आप गए, आपने बोला जी मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा हूं, उन्होंने बोला जी ठीक है ये प्रॉपर्टी है, आपने उसने नक्शा दिखाया, नक्शे में आपको समझ में आया कि भाई मेरे को 18वीं मंजिल पे फ्लैट लेना चाहिए, या 20वीं मंजिल पे फ्लैट लेना चाहिए, या 10वीं मंजिल पे, कोई भी XYZ आपने, हम एज्यूम करके चलते हैं, अगेन सेम ओरिजिनल पे आते हैं, 18वीं मंजिल पे आपको फ्लैट लेना है, आपने बुक कर दिया। अब उसका ना, अब पेमेंट कहोगे जी मैं तो 18 मंजिल जब बन जाएंगी उसके बाद आपको पेमेंट करूंगा, वैसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ना एक प्लान बनेगा कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में बिल्डर हर एक स्टेज पे आपसे पैसे मांगता जाएगा, हो सकता है वो मंथली भी हो। कई बार कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान टाइम लिंक भी होते हैं कि भाई विद इन 3 मंथ इतना देना है, विद इन 6 मंथ इतना देना है, 2 साल में इतना देना है, 4 साल में इतना देना है, टाइम लिंक भी होता है। बट होता वो कंस्ट्रक्शन लिंक ही है कि भाई कंस्ट्रक्शन होता हुआ भाई 2 साल में 6 महीने में मैं इतना कंस्ट्रक्शन कर दूंगा, 8 महीने में इतना कर दूंगा, 10 महीने में इतना कर दूंगा, इस तरीके से वो प्लान होता है सबका कि भाई इतना इतना काम हो सकता है। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा वैसे वैसे वो डिमांड करता जाएगा। आप मान लो 1 करोड़ का फ्लैट खरीदा था आपने, ठीक है, उसमें से 20 लाख आपके पास पड़े थे, 80 लाख आपने बैंक से लोन करवा लिया, ठीक है। इस पेमेंट प्लान के हिसाब से बिल्डर आपसे डिमांड करेगा, 20 लाख रुपए आपके पास पड़े थे, आपने जमा कर दिए, 80 लाख का लोन हो गया। अब बिल्डर ने डिमांड की 10 लाख रुपए की कि जी अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आपको एज पर पेमेंट प्लान 10 लाख रुपए जमा करने हैं। आपको डिमांड करेगा बिल्डर, आपने बैंक को चिट्ठी देनी है कि जी मैंने आपसे लोन करवाया था और बिल्डर ने 10 लाख रुपए मांगे हैं। तो बैंक क्या करेगा, वो 10 लाख रुपए का डीडी बिल्डर को जमा कर देगा आपके बिहाफ पे, आपके लोन में से। आपके लोन, आपका मान लो 80 लाख का जो लोन हुआ था उसमें से 10 लाख निकले, 10 लाख ही गए ना बिल्डर को, तो उस 10 लाख पे ब्याज शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे बिल्डर के पेमेंट जाती जाएगी, उस 80 लाख में से पेमेंट जाती जाएगी, उतने ही अमाउंट पे ब्याज शुरू बढ़ता जाएगा। 10 लाख दिए 10 लाख पे, 20 लाख दिए 20 लाख पे, 30 लाख दिए 30 लाख पे। जैसे जैसे डिमांड जाती जाएगी, जैसे जैसे पेमेंट निकलती जाएगी वहां से, वैसे वैसे उस पर ब्याज लगता जाएगा। ये कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में अब बायर को भी एकदम से ये नहीं है कि भाई
ब्याज इतना ज्यादा पड़ रहा है, शुरू से किस्तें शुरू होगी, ठीक है। और बिल्डर को भी ये फायदा है कि जैसे जैसे उसकी जरूरत पड़ती है उसको पैसा मिल जाता है, प्लस मॉनिटरिंग भी हो रही है कि हाँ भाई बिल्डर जो है टाइम से काम कर रहा है, कहीं बीच में अटका नहीं है, प्रॉपरली चल रहा है, ठीक है। तो ये पेमेंट प्लान वाला पॉइंट बीच में इसलिए आता है बिल्डर वाले केस में। लेकिन जब अगर हमारे पास प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, आदमी वहां पे शिफ्ट हो चुका है, रह रहा है वहां पे, और अब हमसे लैप लेने आता है या वर्किंग कैपिटल लेने आता है, तो उस केस में हम ये वाले डॉक्यूमेंट हटा देंगे, पेमेंट प्लान और पेमेंट रिसीट्स। वो है तो ले लो, नहीं तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि द मोमेंट आपकी कन्वेंस डीड या लीज डीड एग्जीक्यूट होगी, कन्वेंस डीड बेसिकली हरियाणा में होगी और नोएडा में लीज डीड होगी, या गाजियाबाद में आए जाएंगे तो लीज डीड या फ्री होल्ड डीड, वो कन्वेंस डीड नहीं लिखते, वो फ्री होल्ड डीड लिखते हैं। आप गाजियाबाद में जाओगे तो वहां पे फ्री होल्ड डीड लिखा होगा कागजों में, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो चुकी है, वहां पे लोग रह रहे हैं, फिर हमारे पास प्रॉपर्टी लोन लेने के लिए लोग आते हैं, तो उसमें दो ये डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्ट कर सकते हो आप। अगर मिलते हैं एडिशनली तो इट्स ओके, नहीं भी मिलते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, बट अलॉटमेंट लेटर, बीबीए, पोजेशन लेटर, कन्वेंस डीड, लीज डीड, ये चाहिए होगी। क्लियर है जी। इसके बाद ये होने के बाद अगर आगे फर्दर प्रॉपर्टी बिकती है तो फिर जो जो ट्रांजैक्शन, जैसे जीपीए पे कहेगी जीपीए पे, सेल डीड पे कहेगी सेल डीड पे, इसके बाद कुछ नहीं करना, सेम ऐसे चलेगा।